तो रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल्स मतलब जब हमने देखा कि जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं वो भी हमें स्पेक्ट्रा देते हैं, जैसे कि आपका डीडी ट्रांजिशन है, वो डीडी ट्रांजिशन हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखने को मिलता है या उसका स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो वो था तो फॉरबिडन ट्रांजिशन, लेकिन वो फिर भी आपको स्पेक्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। तो स्पेक्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब यह है कि देयर इज सम रूल विच वायलेट सिलेक्शन रूल्स। तो वो जो वायलेशन हो रहा है वो हो रहा है कुछ रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है, अब वो रिलैक्सेशन दोनों जो हमारे सिलेक्शन रूल्स हैं, पहले हम बात करेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल के रिलैक्सेशन की, जो कल शायद हमने स्टार्ट किया था लेकिन हमारा टाइम ओवर हो गया था तो हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, कुछ बताया था मैंने कल, कोई बता सकता है? रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल में कुछ बताया था? सर इसमें आपने बताया था कि इसमें पार्शली अलाउड होता है। अच्छा, बस इतना सा बताया था। सर फिर एलएस कपलिंग की बात कर रहे थे आप, फिर ओवर हो गया था। ओके ओके ओके, ठीक। एक्चुअली ये जो रिलैक्सेशन स्पिन सिलेक्शन रूल में होता है वो स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग है, कल जो मैं जैसे बता रहा था आप लोगों को कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जो जे में जो जे की वैल्यू है उनमें मिक्सिंग हो जाती है, और इस मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, ये जो फॉरबिडन आपके पास में यहाँ जो सिलेक्शन रूल था वो पार्टली क्या होने लगता है, अलाउड हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका स्पिन फॉरबिडन है, स्पिन फॉरबिडन, वो क्या हो जाता है, पार्टली अलाउड हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है, क्या ऐसे आपकी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है और वहां जे की मिक्सिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ट्रांजिशन होता है, एक दो टर्म मान लीजिए कि एक आपका है हमारे पास में P3, ठीक है, और एक है हमारे पास में D1। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप देखो तो P से D में यहां पर आप देखोगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है और यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो ये जो ट्रांजिशन होगा ये कैसा होगा, फॉरबिडन होगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन होता क्या है कि अगर आप इस P के लिए और इस D के लिए, ये जो दोनों एनर्जी स्टेट्स हैं आपके पास में, J की जो दो स्टेट्स आपकी आई हैं, इसमें दो टर्म आती हैं। आपने इसको डिवाइड किया था जब पहले, तो आपने जो J की जो वैल्यू है, जो आपकी L+S से और कहां तक जाती है, L-S तक जाती है, उससे आपने निकाला था ये तीन वैल्यूज आपने निकाली थी, याद आ गई? नहीं याद आई? सर चलो यस सर, आगे। आगे, जहां पर यस L सर। की वैल्यू 1 और S की वैल्यू भी 1 थी, तो हमने यहां पर देखा था कि L+1 क्या हो जाएगा, 1+1 इक्वल्स टू 2, सॉरी इक्वल्स टू 2। ठीक है, और L-S क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 - 1 इक्वल्स टू 0। सो इसकी वैल्यू जो J की वैल्यू है वो आपके पास में 2 भी आई और ये भी आई, तो आपकी ये 2 से लेकर के और 1 तक रहेंगी। तो J की वैल्यू जो हमारे पास में यहाँ पे 2s+1 रहती है J, तो ये J की वैल्यू हमने यहाँ पर कर दी कि ये इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ D1 में माने तो D1 के लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हमारे पास आई थी वो क्या, यहाँ पर इसके लिए क्या मानेंगे, अगर यहाँ S की वैल्यू क्या है, D के लिए L की वैल्यू क्या है,
हाँ या ना? यस सर। और S की वैल्यू क्या है? 0। 0। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप L प्लस S देखें तो L प्लस S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस, सॉरी 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। और अगर L माइनस S से अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी 2। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ भी 2 आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है। तो ये जो एनर्जी टर्म है ये दो एनर्जी, सॉरी एक एनर्जी स्टेट में हमारा आ गया था। तो ये वैल्यू हमारे पास में और ये वैल्यू हमारे पास में आई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, नाउ अगर हम अब हम इसकी बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो हमारे पास में ये दो एनर्जी टर्म थे, एक एनर्जी टर्म और ये दूसरा एनर्जी टर्म। इस एनर्जी टर्म को हम कह रहे थे कि ये है हमारे पास में D21 और ये एनर्जी टर्म जो है वो हमारे पास, सॉरी इसको हम मान लेते हैं फिलहाल, यही हमने J की वैल्यू नहीं निकाली है, अभी इसको एनर्जी टर्म ही रहने देते हैं, एनर्जी स्टेट में चेंज नहीं करते। एनर्जी टर्म और एनर्जी स्टेट मालूम है ना आपको लोगों को? भूल तो नहीं गए हो? अब ये जो एनर्जी टर्म है, ये एनर्जी टर्म हमने निकाली। अब ये जो एनर्जी टर्म है ये क्या होगी फर्दर, जब ये लिगेंड के कांटेक्ट में आती है तो इसमें कपलिंग होगी, और कपलिंग होगी तो ये तीन उसमें चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? एक तो होगा इस तरह से, एक होगा इस तरह से और एक होगा इस तरह से। तो एक वैल्यू तो आपकी होगी क्या? 3p0, एक वैल्यू होगी हमारे पास में 3p1 और एक वैल्यू होगी हमारे पास 3p2। यही होगी ना? और ये जो एनर्जी टर्म है D1 का, ये किस में बदल गया? ये बदल गया आपका D21। ये जो मैंने आपको ये जो टर्म स्टेट्स बताई हैं, ये टर्म स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स जो है इसमें चेंज हो गए ये दोनों वैल्यूज। ठीक, अब आप यहां पर एक चीज देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? पास पास में है। ठीक है ना? तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। और ये जब मिक्स होंगी तो एक और टर्म बनाएंगी इस तरह से, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा और ये हमारे पास में J की न्यू वैल्यूज मिलेंगी, न्यू J वैल्यूज। ये जो दो टर्म हैं जिनको हम यहां पर देख रहे हैं, इनकी मिक्सिंग की वजह से, ये जो J की जो वैल्यू है इनकी मिक्सिंग की वजह से हमें दो नए J वैल्यूज मिल रहे हैं। और ये जब मिक्स हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनमें जो पहले बिल्कुल भी ट्रांजिशन संभव नहीं था, वो हल्का सा जो पार्टली ट्रांजिशन जो है वो अलाउड हो जाता है जस्ट ड्यू टू दिस J वैल्यूज मिक्सिंग। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में जो स्पिन सिलेक्शन रूल था उसमें एक रिलैक्सेशन ये हो जाता है कि यहाँ पर अगर आपके पास में जो एनर्जी स्टेट्स हैं उसका ग्राउंड और एक का एक्साइटेड, ये मिक्स हो जाते हैं और हमें एक नई J वैल्यू देते हैं। तो इनकी मिक्सिंग की वजह से, अगर ये दूर दूर रहते तो फॉरबिडन रहता, अभी इनकी मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो अलाउड हो जाता है थोड़ा सा पार्टली, क्योंकि इसकी सारी स्टेट्स मिक्स नहीं हो रही हैं। ये जो 3p1 है या 3p0 है ये मिक्स नहीं हो रही, सिर्फ 3p2 जो है और 1d2 ये मिक्स हो रही है। वो भी क्यों? क्योंकि इनकी जो J वैल्यूज हैं वो क्या है? इक्वल।
तो ये जो जे वैल्यूज इक्वल वाली जो टर्म्स हैं, स्टेट्स हैं, ये क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पार्टली अलाउड और एक वीक बैंड जो है वो मिल जाता है। तो अगर हम लाइटर जो एलिमेंट्स हैं, जो हल्के एलिमेंट्स हैं, वहां पर तो ये पीक जो आएगी वो बहुत ही वीक आएगी। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे ट्रांजिशन सीरीज में और एलिमेंट्स हैवी होते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो इंटेंसिटी है जो स्पिन फॉरवर्डन की थी, ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो लाइटर एलिमेंट्स में तो ये बहुत वीक बैंड्स हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हैवियर एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं तो वहां पर आपको अच्छे इंटेंस पीक्स मिल जाते हैं। क्लियर? अभी हम बात करेंगे रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। अब ये लेपोर्टे रूल में किस तरह से रिलैक्सेशन होता है, तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं। यहाँ पर स्पिन सिलेक्शन रूल में तो सिर्फ एक ही वजह थी कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से जो जे की वैल्यू हमें मिल रही है, वो जे की वैल्यू हमें क्या हो जाती है, इंटरमिक्स होकर के पार्टली अलाउड ट्रांजिशन हमें दे देता है। लेकिन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में कुछ वजह हैं जिन वजहों से हमें रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें पहला जो रीजन है वो है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ डीपी ऑर्बिटल्स। वैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जितने भी नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक कंपाउंड्स, उनमें रिलैक्सेशन मिल जाता है और वो बैंड दिखा देते हैं। वहां पर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं होता, सॉरी, जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो पार्टली अलाउड हो जाता है। नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब है जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिले, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट अगर होती है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये सेंट्रोसिमेट्रिक होता है, सेंट्रोसिमेट्रिक। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती टेट्राहेड्रल में, ठीक है ना। सो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में अब हम अपनी बात करते हैं। तो नॉन टेट्राहेड्रिक हेड्रल जो आपके नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक जो कंपाउंड्स हैं, जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैं, इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो मिक्सिंग होती है, वो आपने देखी है एस और पी की, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर के ये हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। लेकिन इसमें कुछ क्वांटिटी में क्या होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। और d ऑर्बिटल प्रेजेंट, रितिका बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो मेटल आयन है इसके पास में d ऑर्बिटल होता है, और ये क्या करता है, p और d के साथ, मतलब जो p ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल के साथ में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, और क्या बनाता है, sd3, ठीक है ना। तो p के साथ में भी हो रहा है, d के साथ में भी हो रहा है, तो इस वजह से p और d जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और इन दोनों की अगर हम सिमेट्री भी देखें, इसकी p और d की, तो इनकी T2 सिमेट्री होती है। जब p ऑर्बिटल है और आपका d ऑर्बिटल है, इन दोनों की T2 सिमेट्री होती है। तो इस वजह से p और d के अंदर कुछ रिलैक्स आपको मिल जाता है, और एक रिलैक्सेशन जो करेक्टर है वो वहां आ जाता है,
जिसकी वजह से हमें जो पीक्स हैं वो एक वीक पीक, जब हम ट्रांजिशन देखते हैं तो हमें एक वीक पीक जो है वो मिल जाता है, ठीक है ना। हालांकि वो फॉरबिडन है, फॉरबिडन, क्योंकि हमें पता है कि डी से डी में हो नहीं सकता, पी से पी में हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो रही है, अकेला डी डी में नहीं है, वो पी के कैरेक्टर भी उसमें आ गए, तो इस वजह से ये वाला ट्रांजिशन डी डी या पीपी ना होकर के पी डी टाइप का हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर कुछ वीक बैंड्स हमें मिलते हैं। इसी वजह से अगर आप देखो कि अगर आपके पास में मान लीजिए कि एक कंपाउंड है टेट्राहेड्रल Ml4 2- टाइप का, ठीक है ना, और एक कंपाउंड है आपके पास में Ml6 2- टाइप का या 4- टाइप का, तो यहां पर क्या होगा, 4-, तो ये टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो ये जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड है और ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो ये ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड है ये तो आपका बहुत कम, आप जो मतलब जो फॉरबिडन है उसको ज्यादातर फॉलो करेगा, मतलब कि इसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन रहेगा। लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड है इसमें पार्टली अलाउड जो ट्रांजिशन है वो आपको देखने को मिलेगा इस टेट्राहेड्रल में। और ये टेट्राहेड्रल में क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी और पी ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाती है और ये ज्यादा क्या होते हैं, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह है जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री है उसका कम हो जाना, मतलब कि लोअरिंग ऑफ, दूसरा रीजन जो है वो है लोअरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री। अब लोअरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या है कि मान लीजिए जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आपके सिस और कुछ होते हैं ट्रांस। तो अगर आप ट्रांस कंपाउंड्स में देखोगे, मान लीजिए कि ये आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ मेटल है और ये इसने लिगेंड्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और ये है आपका इस तरह। तो ये जो है ये तो है आपका सिस, लेकिन अगर आपने इस तरह की वो ले ली कि ये एल ये और ये, तो इस तरह से अगर ट्रांस कंपाउंड बन रहा है तो ट्रांस कंपाउंड में देखो जितना ये इस तरफ ले रहा है, इस तरफ ले रहा है, इस तरफ, इनकी सबकी क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। और जो ट्रांस कंपाउंड है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री रखेगा, ठीक है ना, मतलब कि सिमेट्रिक कंपाउंड है ये, सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक होने की वजह से इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो फॉरबिडन रहेगा। लेकिन अगर वो सिस टाइप का है तो ये कुछ करेक्टर इसके कैसे आ जाएंगे, असिमेट्रिक करेक्टर्स इसमें आ जाएंगे या नॉन सिमेट्रिक नेचर का ये होगा। और ये जो अनसिमेट्रिक नेचर अगर इसमें आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो जाएगा, पार्टली जो अलाउड ट्रांजिशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस वजह से आप देखते हो कि ट्रांस जो कंपाउंड है वो ट्रांजिशन नहीं देगा, जबकि सिस कंपाउंड जो है वो इस ट्रांस की तुलना में अच्छे स्पेक्ट्रास देते हैं जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है। एक थर्ड रीजन क्या है रिलैक्सेशन का लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में, कि यहां पर वाइब्रोनिक कपलिंग होती है, वाइब्रोनिक कपलिंग। अभी वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होती है, वाइब्रोनिक कपलिंग कि जो कंपाउंड है, ठीक है ना, इसके जो वाइब्रेशनल स्टेट्स, वाइब्रेशन स्टेट्स और जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कपल हो जाते हैं। और अगर ये वाइब्रेशन करने लगा, मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट करता है तब तो अलाउड ट्रांजिशन देता है, लेकिन अगर इस तरह का कर रहा है सिर्फ वाइब्रेशन वाइब्रेशन, तो क्या हो रहा है, वो फॉरबिडन दे रहा है।
लेकिन जब ये आपस में कपल हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, नॉन सिमेट्रिक नेचर आ जाता है, या इसकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो लूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। जब वाइब्रेशन स्टेट्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स मिलते हैं तो इन दोनों की कपलिंग से जो कंपाउंड है वो कैसा होने लगता है, असिमेट्रिक होने लगता है। क्योंकि देखो वाइब्रेशन जब होता है तो मान लो कि वाइब्रेशन अगर हो रहा है इन दो चीजों में तो क्या होगा, ये बार बार चेंज हो रहे हैं, और चेंज हो रहे हैं तो जो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो ये नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर निकालोगे तो ये बड़ा होकर के इधर आ जाएगा, अगर आप यहां निकालना शुरू हुए तो पता चला वो इस तरफ चला गया। तो वाइब्रेशन जब हो रहा होता है तो वो कैसा होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक होता है, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। इसीलिए वाइब्रेशनल स्टेट्स को अगर हम इसके साथ में कपल कर देते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में क्या हो जाती है, असिमेट्रिक नेचर आ जाती है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री लूज हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें पार्टली अलाउड ट्रांजिशन पॉसिबल होने लगते हैं, पार्टली अलाउड ट्रांजिशन होने लगेगा। तो वाइब्रोनिक कपलिंग भी एक तरह का रीजन। एक फोर्थ जो रीजन है रिलैक्सेशन का वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। अब देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में आपने पढ़ा था कि अगर ये आपके पास में कोई एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही दिखाते थे ये, ठीक है ना, और इसके अंदर मेटल और लिगेंड के सभी स्थितियां अगर सेम हो और इनके बॉन्ड एंगल्स एक जैसे हों, बॉन्ड लेंथ एक जैसी हो, तो ये रेगुलर पैटर्न बनाता है। लेकिन अगर मैं इस जेड एक्सिस पर प्रेजेंट इनको बड़ा कर दूं, और ये जो इस प्लेन में जो जितने भी लिगेंड्स हैं इसको कम कर दूं तो ये तो छोटे होने लग जाएंगे, ये सारे के सारे बॉन्ड लेंथ तो छोटे हो जाएंगे जो प्लेन में है, और जो आउट ऑफ द प्लेन है वो बड़े होने लग जाएंगे। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, उसका उल्टा कर सकता हूं कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनको क्या कर दूं, छोटा, मतलब इनको कंप्रेस करूं, और ये जो प्लेन में जो आपके लिगेंड्स जुड़े हुए हैं इनको क्या करूं, खींचूं तो बड़ा करूं। तो इस तरह के वाइब्रेशन इसमें होते रहते हैं। ठीक है। तो इस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो कि ये दो टाइप का डिस्टॉर्शन मिलता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। अब स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। डायनामिक वो होता है जिसमें ये जो एमएल बॉन्ड्स हैं, जो आप यहां मेटल और लिगेंड्स के बीच में ये देख रहे हो, इसका साइज कम ज्यादा होता रहता है, इसका साइज कम ज्यादा होता रहेगा क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है ना, ये कम ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम इसमें स्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम, एक साम्य जो है इसमें आ जाता है, और साम्य होने की वजह से जो इसका जो बॉन्ड लेंथ आती है वो क्या आती है, लगभग एक जैसी आती है, इक्वल आती है। लेकिन स्टैटिक में अगर आप देखोगे तो स्टैटिक के अंदर वो चेंज नहीं होता, या तो वो एक बड़े होंगे और या फिर वो छोटे होंगे, मतलब कि एक बड़े और एक छोटे, इन दोनों के जो बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो नहीं होगी। डायनेमिक में वो बीच की होती है, तो इसमें से कोई एक स्थित रहेगा, और ये दोनों ही कंडीशन जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में रहती है। और दोनों ही कंडीशन होने की वजह से अगर सिर्फ डायनेमिक डायनेमिक होती तो मानते आप कि इक्वल आ रही है, क्योंकि इनके बीच का एक डिस्टेंस इनका आ जाता कंप्रेशन और इलोंगेशन की वजह से। लेकिन क्योंकि इसमें स्टैटिक भी होता है और स्टैटिक के अंदर वो फिक्स रहता है कि ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, जेड एक्सिस वाले छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ये हो जाएगा, और नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, इसको पार्टली अलाउड ट्रांजिशन देने लगे। तो इस वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी एक तरह का रीजन है जो लेपोर्टिस सिलेक्शन रूल्स में क्या करता है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है और ट्रांजिशंस आपके होने लग जाते हैं। ठीक है। अभी इन सभी रिलैक्सेशन रूल्स में आपको अगर कोई नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गया।
हनी, मोनिका, श्वेता, कहाँ गए सब? यस सर। एक जो सबसे बड़ा रूल जो याद रखना है वो ये रखना है कि कंपाउंड अगर रिलैक्सेशन चाहता है तो उसको क्या होना पड़ेगा? उसको नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होना पड़ेगा। अगर वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हो जाता है या असिमेट्रिक हो जाता है तो वो इजीली क्या हो जाएगा, किसी ना किसी रिलैक्सेशन वाले रूल में फिट हो जाएगा और वहां पर वो बैंड देने लगेगा या ट्रांजिशन देने लगेगा। ठीक है, और अगर वो सेंट्रोसिमेट्रिक हुआ तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पर वो जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसका स्पेक्ट्रा भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो भी डीडी ट्रांजिशन देखे, उन डीडी ट्रांजिशंस में जितने भी हमने यहाँ पर रीजंस देखे हैं, चाहे वो स्पिन सिलेक्शन रूल के हों, चाहे वो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के हों, वो कंपाउंड को नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक बनाते हैं। और नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक बनाने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे पार्टली अलाउड ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, यस सर। ओके। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, अब हम अपनी आगे की बात करते हैं कि जो एनर्जी टर्म्स हैं वो किस तरह से स्प्लिट होती है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी टर्म्स। तो आप यहां पे बताओगे स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी टर्म्स, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी टर्म्स। कभी कभी आप इसको स्प्लिटिंग ऑफ रसल सॉन्डर्स टर्म्स भी बोल देते हो, स्प्लिटिंग ऑफ रसल सॉन्डर्स, रसल सॉन्डर्स। तो रसल सॉन्डर टर्म्स की स्प्लिटिंग हो या एनर्जी टर्म्स की स्प्लिटिंग हो, किसकी वजह से होती है? तो देखो, अगर आपके पास में कोई भी एलिमेंट है, एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आप एग्जांपल लेते हो आयरन का ले लो, ठीक है। अगर आपके पास में Fe3+ आयन, तो ये किसी के भी कांटेक्ट में नहीं अगर है, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल डिजेनरेट रहे, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, कोई क्रिस्टल फील्ड पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे नहीं लग रहा। लेकिन अगर इसके पास में कोई लिगेंड आना शुरू हो जाए, ये कोई लिगेंड है जो इसकी तरफ अप्रोच करेगा, कोई लिगेंड जो है वो इसकी तरफ अप्रोच करेगा, तो देखो इसका भी कुछ ना कुछ क्रिस्टल फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इस लिगेंड का भी आने वाले का भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, जिसकी वजह से चाहे वो s ऑर्बिटल हो या p ऑर्बिटल हो या d हो या f हो या g हो, h हो, i हो एंड सो ऑन, सभी के मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे को अफेक्ट करने लगेंगे। लेकिन जो s और p दो ऑर्बिटल हैं, इन पर इस लिगेंड के मैग्नेटिक फील्ड का या जो क्रिस्टल फील्ड ये लगा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? रीजन, पहला रीजन एस के लिए देखते हैं कि एस के लिए क्या रीजन है। तो देखो ये स्फेरिकल शेप का होता है, एस जो है वो स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। तो चारों तरफ से अगर जो भी इस पर लिगेंड फील्ड लग रहा है वो क्या होगा, एक जैसा होगा, तो यहां पर स्प्लिटिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए यहां पे किसी टाइप की कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे p ऑर्बिटल की बात करें कि p ऑर्बिटल में क्या होता है, तो देखो p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल होने की वजह से
इक्वली अफेक्टेड रहते हैं, चाहे वो आपका px हो या py हो या pz हो। जब ये डायरेक्शनल हैं और इक्वली इफेक्ट हो रहा है, अगर कोई भी यहां अगर आप ये अगर x एक्सिस है तो px ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होगा। अब लिगेंड जो है ना यहीं से आएगा, या फिर ये अगर py होता है तो py में ऐसे आएगा, और अगर pz होता है तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहां चाहे किसी भी एक्सिस से लिगेंड आए, ये इक्वली इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, डायरेक्शनल है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से भी जो p ऑर्बिटल्स हैं वो आपके स्प्लिट नहीं होंगे, क्योंकि जब सब जगह से यहाँ s में जब सब जगह से एक जैसी फील्ड लग रही थी, तो यहाँ p में भी सब जैसे से एक जैसी फील्ड लग रही है, तो ये दोनों स्प्लिट नहीं होते। अब बात आती है d की, कि d में क्या होता है। जब ये d में आता है तो होगा क्या, d में कुछ ऑर्बिटल्स तो होते हैं एक्सिस के ऊपर, जिनको आप एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हो, जिसमें आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं आपके एक्सियल, जो एक्सिस के ऊपर होते हैं। लेकिन तीन ऑर्बिटल आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो ऑर्बिटल हैं ये होते हैं नॉन एक्सियल, मतलब ये एक्सिस पर ना होकर के एक्सिस के बीच में होते हैं। तो अब देखो लिगेंड कहीं से भी आ जाए, अगर लिगेंड एक्सिस के ऊपर आता है डायरेक्ट तो भी, और अगर एक्सिस के बीच में से आता है तो भी, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये प्रभावित होंगे ही होंगे उसके क्रिस्टल फील्ड से। और अगर ये प्रभावित होते हैं तो क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल्स की जो डिजेनरेसी है, डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी क्या हो जाती है, इफेक्ट होती है या डिस्टर्ब हो जाती है। और ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या करता है, ये स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट होता है, ये आपने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में समझा हुआ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं कि ये दो सेट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये आपका T2G सेट होगा और ये आपका EG सेट होगा, ये आपका बैरी सेंटर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, बैरी सेंटर। तो ये और ये टोटल, ये जो टोटल होगा ये किसके बराबर होगा, ये डी नॉट या फिर 10dq के बराबर। अगर आप इसको देखेंगे तो ये -4dq के बराबर होगा। इसको अगर आप देखते हैं तो ये +6dq के बराबर, एंड और नॉट में लिखते हो तो यह हो जाएगा आपका +0.6 डेल नॉट, तो ये हो जाएगा आपका -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दिखाते थे, लेकिन ये कब है, जब आपने क्या लिया है, ऑक्टाहेड्रल केस लिया है, ऑक्टाहेड्रल है तब। लेकिन अगर ये क्या हो, ये हो आपका टेट्राहेड्रल, तो अगर टेट्राहेड्रल होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, ये तो आपका है बैरी सेंटर और ये यहां से स्प्लिट हुआ और ये तीन ऑर्बिटल्स यहां और ये दो ऑर्बिटल्स यहां, मतलब कि ये E और ये T2, ठीक है। इसको अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा क्या, -6dq। इसको देखते हो तो ये हो जाएगा +4dq, ठीक। अब देखो यहाँ T2G नीचे था और यहाँ पर T2 ऊपर है, ये टेट्राहेड्रल के केस में। अगर हम देखते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक, ये टेट्राहेड्रल के केस में एक चीज और आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ ये जो आपने G यूज किया है, ये जो G और ये जो G, ये आप यहाँ टेट्राहेड्रल के केस में यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि अगर इनके सिमेट्री देखें
तो ये नॉन सिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक जिसे आप बोलते हो, और ये सिमेट्रिक होता है। ये सिमेट्रिक है और ये नॉन सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, जिसकी वजह से जो ग्रुप थ्योरी है वो, ये जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं जी, वो इसकी वजह से यूज करते हैं। तो ये सिमेट्रिक है, इस वजह से हमने यहाँ पर एक सिंबल यूज किया हुआ है कि ये ग्रेडेड है, जबकि ये ग्रेडेड नहीं है। तो सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि यहाँ पर हम ईजी की जगह ई लिखेंगे, T2G की जगह सिर्फ T2 लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बाकी ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से आपने पहले भी देखा हुआ है कि इस तरह से स्प्लिटिंग होती है ई के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में F हो तो, अगर F टर्म है हमारे पास, F टर्म, F ऑर्बिटल, तो F ऑर्बिटल क्या होता है? F ऑर्बिटल को अगर आप, मैं यहां से इसको दिखाऊं तो इसमें कितने होते हैं? 7, 3, 4, 5, 6, 7। ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से कर दो तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपका F टर्म। अगर ये है और अब लिगेंड आना शुरू हो पास में, तो ये F जो टर्म है ये भी क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। और ये F स्प्लिट कैसे होगी? ये होगी कुछ इस तरह से। ये तो होगा इसका बैरी सेंटर, इधर भी दिखाता हूं। तो इधर हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में ऑक्टाहेड्रल, और इधर हम देखेंगे टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल और ये टेट्रा। तो अब देखते हैं यहाँ कैसे होता है। तो ये डिवाइड होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से। इस स्टेट को हम बोलते हैं AG2, सॉरी A2G। इसको हम बोलते हैं